Hello everyone. I hope your preparation for prelims must be going very fine and smooth with certain ups and downs psychologically. कभी मॉक टेस्ट में ज़्यादा स्कोर आता होगा, कभी कम होता होगा, बट इट इज़ पार्ट ऑफ यू नो एवरीवन्स प्रिपरेशन प्रोसेस. तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑल इन ऑल रिवीजन मोड में आपको बहुत सिस्टमेटिकली रहना है, जिससे कि लास्ट में आते आते आप एक करेज ऑफ कन्विक्शन में आ जाएं कि जो मैं ऑप्शन जो भी चॉइस आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हंच फीलिंग के साथ में सही हो जाता है. रिकॉल 100% करना सारे ऑप्शंस में इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल. विल बी मेकिंग सम अदर वीडियो फॉर द स्ट्रेटजी फॉर द प्रिलिम्स, बट अभी आई एम गियरिंग अप माई सेल्फ एंड for you also I am just asking you to gear yourself mentally up so that एथिक्स को लेके जो कि बिल्कुल छूटा हुआ है 6 महीने से, उस पर आप अच्छा काम कर पाओ. तो मैं कुछ ऐसे सेंसेशनल टॉपिक्स जो 2025 के कंटेंट को, करंट अफेयर्स को इंक्लूड करते हैं और लगता है कि क्वेश्चन भी आएगा, तो उनको मैं कवर अप कर रहा हूँ धीरे धीरे करके. और हम लोग फुल फ्लेजेड कोर्स तो लेके ही आएंगे, जिसको हम लोग एथिक्स 125 प्लस मास्टरी प्लान बोल रहे हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ में, जिसमें एक रैंक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी शामिल होगा. जिन लोगों को इस बार सक्सेस मिली है, जस्ट 15 दिन पहले जो रिज़ल्ट आया है, तो कुछ आईपीएस बने हैं, कुछ आईआरएस में आए हैं, कुछ एलाइड सर्विसेज में आए हैं, दे विल बी ऑप्टिंग फॉर द एग्ज़ाम अगेन. और सबके 125 से जिसके ऊपर मार्क्स आते हैं वो आईएएस में जाता है, और इंटरव्यू कॉल तो मेन से आ ही जाता है जिसका एथिक्स में 125 प्लस रहता है. तो हमारी कोशिश यही है कि कैसे भी करके अच्छे कंटेंट को लिखना और 125 प्लस लेके आना, इसको पॉसिबल कैसे बनाया जाए. तो ये जो बुक है, इसके यूनिट 1 में ये मैंने और अथर ने लिखी है. तो यूनिट 1 के अंदर में चैप्टर 1 है, उसमें एक हेडिंग है रिलीजन एंड एथिक्स. नाउ रिलीजन एंड एथिक्स को लेके एक क्वेश्चन बेसिकली दिमाग में मेरे आता है कि जो इस बार आ सकता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. क्यों? क्योंकि पहलगाम इज़ वन इंसिडेंट, राइट. इज़राइल पैलेस्टाइन इज़ अनदर थिंग, देन यूक्रेनियन क्राइसिस येट इज देयर इज़ फोर्थ थिंग. बट ये जो पहलगाम ने नैरेटिव सेट किया है, एक बॉटम अप अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच की जो रिलीजन की तरफ आ रही है कि नॉन मुस्लिम पीपल विल बी टारगेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया. तो यहाँ पर हम लोग जीएस पेपर में इसे कैसे कनेक्ट करेंगे. तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, व्हाट इफ रिलीजियस वैल्यूज or belief become contrary to the universal values. Analyze it from global perspective, राइट. ये बड़ा इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन है, बड़ा एम्बिग्यूअस आपको लगेगा, लेकिन उतना ही ट्रिकी और हार्ड हो जाता है कि कोई भी रिलीजियस वैल्यूज़ या बिलीफ हैं हमारे, वो हमारी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यूज़ हैं, उससे कंट्रेरी हो जाता है, तो फिर क्या होगा. इसको एनालाइज करना है ग्लोबल लेवल पे जाके. मींस इसको हमने इंट्रा कंट्री के साथ साथ में इंटर कंट्री रिलेशनल एस्पेक्ट्स को लेके चलना है. मतलब इंटरनेशनल रिलेशन की डायमेंशन जो इथिक्स की है वो इसमें इन्वॉल्व करनी है. तो अभी हम लोग ऐसे बेसिक से शुरू करने वाले हैं, जिससे कि मैं इसकी एक बैकग्राउंड बनाकर आपको ओवरऑल सिनेरियो दे पाऊँ, जिससे आप दूसरे किसी टॉपिक में भी इस चीज़ को ला पाएँ. See, when we look at the religion, इतने लेम टॉपिक हैं, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी जब आर्टिकुलेशन की बात आती है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है. देन व्हाट इज रिलीजन. रिलीजन एक पर्सन ने या एक ग्रुप ने
वंस अपॉन अ टाइम एक बिलीफ को शुरू किया और उसमें कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी जिससे उसकी प्रैक्टिसेस को दूसरे लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक रिलीजन बन जाता है। इसका मतलब ये है कि आज की डेट में भी कई सारे रिलीजन पैदा हो सकते हैं। इट इज़ वेरी ट्रू टू एन एक्सटेंट। वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज 4000 से लेके 10K रिलीजन हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस होते हैं। नाउ इफ़ 4,000 to 10,000 religious entities are available in the world, what is a level of clash of the religion, clash of the civilization, clash within the communities, etc. etc. Now एक पर्सन ने रिलीजन शुरू किया, वो एक कोई कॉन्टिनेंट में या किसी एक छोटे प्लेस पे बैठा होगा जो आज की डेट में एक कंट्री बन जाता है। दूसरे कॉन्टिनेंट में किसी ने रिलीजन शुरू किया और वो आपस में जब ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल विलेज की जब बात चल रही है आपस में आते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से यदि थोड़ा बहुत भी मैच नहीं करता तो फिर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये R1 है और ये R2 है और ये दोनों आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते तो बिल्कुल भी दिक्कत हो जाएगी। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। मैं अगेन यही बात बोलूँगा कि जो रिलीजन है वो हमारे सारे के सारे कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सवाल एक ये भी बनता है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को लेके या कुछ दूसरे कंट्रीज़ को कि क्या ऐसे कोई कंट्री हो सकते हैं जिसमें रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता? आंसर इज यस। नॉर्थ कोरिया के अंदर स्टेट एथिज्म फॉलो होती है एंड 0.1% मतलब नेग्लिजिबल लोग हैं वो ओपनली रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और वहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का रिलीजन को सप्रेस किया जाता है। नाउ हाउ दिस कंट्री कैन हैव रिलेशन विद अदर कंट्रीज? इफ नॉर्थ कोरिया is seen in relational aspect with the other country like Japan, and if we talk about Japan is second country wherein 60 to 70% of the population is having no religion। केवल 30% या लेस रिलीजियस लोग हैं, लेकिन रिलीजन न प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि वो कल्चरली इनरिच्ड नहीं है, वो डिसेंट नहीं है, वो जेंटल नहीं है। दे आर। जापान में आप जाके देखो कितना ओल्ड लोगों को वहाँ रेस्पेक्ट दिया जाता है। मतलब जापान इज़ दैट कंट्री जो कि वर्ल्ड में एक रेफरेंस पॉइंट है बूढ़े लोगों को, ओल्ड लोगों को रेस्पेक्ट के लिए देखने का। मतलब सबसे ज़्यादा यदि खुशहाली वाला कोई देश होगा जो बूढ़े लोगों को रखता है अच्छे तरीके से, वो जापान है। बट 70% अराउंड पीपल आर हैविंग नो रिलीजन एंड दिस इज़ वन ऑफ द कॉज कि नॉर्थ कोरिया और जापान आपस में एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, राइट। देन कुछ एक कंट्री जैसे स्वीडन है, चेक रिपब्लिक है, ये 50% पे आ जाते हैं। स्वीडन एंड चेक रिपब्लिक को तो हम लोग सेक्युलर कंट्री के रूप में भी बोल देते हैं, दैट देयर इज़ नो रिलीजन एट ऑल, राइट। दे बिलीव इन एवरी रिलीजन इक्वली। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिलेशनल एस्पेक्ट है एथिक्स का एंड रिलीजन का, देन रिलीजन का विद द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यूज का, ये क्या है, ये किस एक्सटेंट तक है? दिस वी हैव टू एनालाइज हियर एज पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इफ आई से दैट इंडिया के अंदर वी आर हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इफ वी आर एबल टू रिकॉल 25 टू आर्टिकल 28 फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3 में है, उसमें एक कैटेगरी है जो 4th कैटेगरी है बेसिकली, राइट। इट इज़ अबाउट द
रिलीजियस फ्रीडम ना, वो जो रिलीजियस फ्रीडम जो है वो हम लोगों को सारे के सारे धर्मों को बराबर रूप से प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है. बट इफ़ वी कनेक्ट इट टू दी एथिकल प्रैक्टिसेस, इसी में से एक सवाल हमारे यहाँ पे कोर्ट में आ गया कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, जो पीरियड्स हो जाते हैं वुमेन को, उनको टेम्पल में एंट्री नहीं देनी है. नाउ इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सली कॉन्ट्रडिक्टरी वैल्यू. इन अदर कंट्री द मेंस्ट्रुएशन इज नॉट सीन एज एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन to get into the church or to get into the any holy place, but here in India it is. I'm just starting it from my own our own religion, that we are seeing it from close quarters. Then in Tamil Nadu there is another episode of bull taming, right? Jallikattu. I am mentioning it because it is very familiar to you, but I will be taking you towards some of the content which are very new and you will be happy कि हम लोग इस चीज़ को एक नए तरीके से आंसर्स में लेके आ पाएंगे, बिकॉज यू नो लेटेस्ट 2025 के आंसर्स हों और सॉरी जो एग्जांपल्स हैं वो आंसर्स में हमें मिलें तो मार्क्स अच्छे आने का थोड़ा सा स्कोप बढ़ जाता है. नाउ जलीकट्टू एक एनिमल क्रूएलिटी वाली बात है जिसको बैन किया. एक ऑर्थोडॉक्स स्टीरियोटाइप बिलीफ कि भाई इसको करने से थोड़ा एग्रीकल्चर अच्छा होगा वगैरह वगैरह, ये ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, तो कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई. नाउ इफ़ आई से दैट रिलीजन और इथिक्स को लेके यदि हमारे वर्ल्ड में जो मैरिटल राइट्स हैं या फिर हेट्रोसेक्सुअल मैरिज के अलावा होमोसेक्सुअल मैरिजेस के जो बिलीफ हैं उसको लेके क्या हमारी बेसिकली धारणाएं हैं. नंबर 2 कि हमारी जो मेडिकल इथिक्स है उसमें क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं. नंबर 3 हमारी जो इन्वायरमेंटल इथिक्स है उसमें क्या क्या डायमेंशंस निकलती है कि जो हमारे रिलीजियस राइट्स हैं और हमारे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं वो कितने कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं या कितने एक दूसरे से सिनर्जिकल वे में आ रहे हैं. एक छोटा सा मैं यहाँ पे 2025 के अंदर के जो डेवलपमेंट है उनकी बात करता हूँ. यूएस के अंदर प्रोजेक्ट 2025 शुरू हुआ, जिसमें कि यूएस ने कंजर्वेटिव अप्रोच पॉलिसीज़ के अंदर में लाने का अटेम्प्ट किया. तो इसमें मैं केवल 2 ही यहाँ पे डायमेंशंस को टच करूँगा क्योंकि हमारा जो रिलीजन और एथिक्स को लेके जो एस्टेब्लिशमेंट है वो थोड़ा सा क्लियर हो एग्जांपल्स को लेके. पहला इसका जो अटेम्प्ट था वो ये था कि वहाँ का एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ HHS, डिपार्टमेंट तो अंडरस्टूड है. तो जो HHS डिपार्टमेंट है उसने ये बोला कि हमें जिनको भी पॉलिसीज़ का बेनिफिट देना है वो मैरिड है एंड हेट्रो सेक्सुअली मैरिड है, उनको हमें बेनिफिट पहले देना चाहिए, मतलब उनको प्रायोरिटी पे पहले रखना चाहिए, बाद में दूसरे लोगों को रखना चाहिए. दूसरे लोग कौन कौन से हो सकते हैं? यू नो LGBT वाले, होमोसेक्सुअल एक्सेट्रा. तो इसमें एक डिबेट सेट इन हो गई कि भाई हम लोग जो इंडिविजुअल राइट्स ऑफ रिलीजन रखते हैं, ये कैसे वायलेट हो सकते हैं कि भाई आप मैरिड लोगों को, हेट्रोसेक्सुअल को ही पहले प्रायोरिटाइज कर रहे हो. इन इंडिया इफ वी लुक एट आर्टिकल 25 मीन्स इट इज ऑल द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 25 इज ऑल्सो वायलेटेड इन दैट सेंस. आंसर इज यस. देन दूसरा प्रोजेक्ट 25 का था वैक्सीन को लेके.
यहाँ पे बेसिकली मीजल्स, राइट, MMR जैसी बीमारियों के लिए वैक्सीन्स को देना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कुछ एक रिलीजियस पीपल जो बहुत अदरवाइज लेते हैं वैक्सीन के सोर्सेस को, उनको ये पता लगा कि ये वैक्सीन जो ब्लड लाइन होती है, ब्लड लाइन बोल सकते हैं या आउटर लाइन ऑफ एबॉर्टेड फीटस, जो बेबीज़ होते हैं जिनको एबॉर्ट किया जाता है, उनकी जो आउटर लाइन होती है, ये वैक्सीन वहाँ से डेवलप होती है। इट वॉज टेकन अदरवाइज बाई सम ऑफ द रिलीजियस पीपल कि हम ये लोग नहीं ले सकते। इसका दूसरा वेरिएंट जो एबॉर्टेड फीटस से नहीं बनता है, वो जापान में अवेलेबल है, बट जापान से वो चीज़ यूएस में इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि FDA ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, राइट, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। सो FDA ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है, इसलिए नहीं आ सकता। उन रिलीजियस लोगों को, उन रिलीजियस सेक्ट को, जो लोग इस वैक्सीन को यूज़ नहीं करना चाहते थे, उनके लिए इस रेस्ट्रिक्शंस को लिमिटेडली यूज़ मीन्स रिलैक्स किया गया वहाँ के रिलीजियस एंड अदर एक्ट के द्वारा। बट बाइडेन ने, जो प्रीवियस US प्रेसिडेंट थे, उसको रिवोक किया था 2021 में कुछ टाइम के लिए। सो दिस इज सर्टेन थिंग दैट हमें ये बताती है कि यूनिवर्सल जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं वो हर रिलीजन में लेके कॉमनैलिटी है नहीं। नाउ इसी चीज़ को लेके मैं अभी अंदर से यदि आपसे ये बात करूं कि सबसे पुराना रिलीजन हिंदू है, हिंदुइज़्म, सबसे नया रिलीजन कौन से हैं? क्या यदि नए रिलीजन या मॉडर्न रिलीजन को हम लोग ट्रेडिशनल रिलीजन से शेप करने की कोशिश करें तो भी हम इन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसे रह जाएंगे जो आज की हैं, या फिर हम लोग इथिक्स से रिलीजन को ड्राइव करें, जो नया रिलीजन हो, जो नए लोग आ रहे हैं जनरेशन Z और उसके बाद भी आते जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ह्यूमनॉइड भी बनेंगे, उनका भी कुछ रिलीजन हो सकता है। मीन्स इन अ सैटारिकल वे आई एम सेइंग Elon Musk can give identity to any other religion also. Now, if we say कि यदि न्यू रिलीजन है तो क्या हमारे वर्ल्ड में कोई ऐसे नए से नए रिलीजन हैं जो बेसिकली बिल्कुल आपको शायद आइडिया है या हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं? नंबर 1 एक रिलीजन है जिसका नाम है कॉपिनिज्म। राइट, दूसरा है एस्ट्रोनिज्म। ये 2013 ईयर में प्रॉप अप हुए हैं। कॉपिनिज्म एक ऐसा रिलीजन है जो कि इंफॉर्मेशन इज़ रिलीजन, यू नो, ब्यूरोक्रेट्स को इन्फोक्रेट की तरह बोलते हैं, इंफॉर्मेशन इज़ पावर। तो उसका सिंबल ही बेसिकली Ctrl+C, यदि मैं सिंबल यहाँ पे बनाऊँ तो उनका सिंबल इस तरीके का है, Ctrl+C एंड Ctrl+V, कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, दिस इज़ द सिंबल। और कॉपिनिज्म ऐसा रिलीजन है जिसके अंदर में मैरिजेस भी सोलमनाइज हो रही हैं, और इसको वहाँ के जो चर्च हैं उन्होंने भी इसको, काफ़ी स्वीडिश गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने इसको पूरी की पूरी मान्यता दी है। और इसके जो अभी लीडर हैं उनका नाम है इसाक गर्सन। आप मुझे बहुत इत्मीनान से सुन सकते हैं क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा PDF जो लिखा हुआ होगा आंसर के फॉर्मेट में, वो टेलीग्राम पे आपको हैंड रिटन वाला जो है वो मिल जाएगा, राइट। सो आप इत्मीनान से रनिंग नोट्स बना सकते हैं जिससे आपका फोकस अच्छा रहे। देन दूसरा जो एस्ट्रोनिज्म है, इनके बेसिकली
सेंटर में, इनके कोर में यूनिवर्स जो कॉस्मोस है, कॉस्मोलॉजी में जो बिलीव करते हैं, स्टार्स में जो बिलीव करते हैं, उनके सेंटर्स में है। और दे बिलीव दैट everyone is having their own star energies and they will be having their lifeline, their life course as per their stars movement. आपको ये जान के हैरानी होगी कि कोपिमिज्म के अंदर में लगभग जो फॉलोअर्स हैं वो 2.7 मिलियन है, नॉट लेसर नंबर। हो सकता है कि हमारे जो ऑफ स्प्रिंग्स हों वो कहीं कोपिमिज्म में या एस्ट्रोनिज्म में चले जाएं यदि उनका बिलीफ दूसरी तरफ हो जाता है। जैसे सुनीता विलियम हमारी एस्ट्रोनॉट हैं, तो एस्ट्रोनॉट्स कोई रिलीजन से ऊपर ही चलते हैं। डॉक्टर कलाम जो थे वो भी किसी रिलीजन को, अपने खुद के रिलीजन को हमने कभी नहीं देखा कि वो मानते थे, राइट। ऐसे ही जो 2013 में एस्ट्रोनिज्म साथ में शुरू हुआ है, उनके जो लीडर हैं उनका नाम है ब्रैंडन टेलोरियन। देखो ये नाम जो है वो दोनों मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वाले जो रिलीजन है जैसे बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, राइट, इस्लाम है, हिंदुज़म है, इसको तो आप लोग मेंशन करते हुए चले जाएंगे, लेकिन ये कुछ ही लोग मेंशन करेंगे। और एवेल्युएटर को पढ़ पढ़ के कुछ यदि नया कंटेंट मिल जाता है ना, सच में उसका दिन बनता है। वो खुद एक लर्निंग मोड में आया हुआ होता है, कॉपी चेक करते वक्त बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। इस बार शक्ति दुबे के 141 मार्क्स आए हैं एथिक्स के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसको इंटरव्यू कॉल का उस टाइम पे और अभी रैंक बनाने का। इससे भी पहले आदित्य श्रीवास्तव जो थे लास्ट ईयर के रैंक 1 थे, उनके 143 थे। उससे भी पहले 2022 में 137 थे। व्हाट आई एम सेइंग अगेन दैट 125 प्लस आना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, गिवन दैट कि 141 तब आया है जब पेपर ऐसा था कि पेपर को देखते ही पसीने आना शुरू हो जाए। इस बार का जो एथिक्स का पेपर था, यदि आप देखें या आपने दिया होगा तो आपको एहसास हो रहा होगा उस चीज़ का। एनीवे, मार्किंग भी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है जब पेपर हार्ड होता है। दिस इज अनदर फैक्टर। नाउ इफ आई अगेन ट्राई टू summarize up till this point that any religious practice is universally accepted or not, that is a question, and at global level to what extent we can say that the religion is contributing to the ethical world or vice versa, means religion के अंदर में कितना ethics है, ये हमें बेसिकली वेन डायग्राम से देखना पड़ेगा कि रिलीजन और एथिक्स, यानी कि इतना एथिक्स छूटता है और रिलीजन हमारा इतनी एथिक्स को फॉलो करता है, तो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज पहलगाम के अंदर में अटैक हुआ। ये अटैक वर्ल्ड के अंदर में बहुत यूनिकली तरीके से देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो टेररिस्ट टूरिस्ट को मार रहे हैं, पहले उनका धर्म पूछ रहे हैं, उनको कलमा पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, उनको लुक्स से जज किया जा रहा है कि ये मुसलमान है या नहीं। उनको ये भी खबर मिली कि पैंट उतार के देखा गया कि जो खतना होता है एक आइडेंटिटी ही है बेसिकली, जिसको मेडिकल एथिक्स के तौर पे बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। खतना तो मेल में होता है, चलो माना जा सकता है, बट वुमेन के साथ में जब हम लोग ट्रेडिशनली भी उनके वर्जिनिटी के साथ में कैरेक्टर को एसोसिएट करते हैं कुछ लोग आज भी, जो कि एक नैरोनेस है, तो जेनिटल म्यूटिलेशन उसकी वजह से कितने लोगों की लाइफ में परेशानी होती है। एक नॉन मेडिकल पर्सन इज ऑपरेटिंग दैट सेंसेशनल पार्ट, वो भी बेसिकली एक बहुत टेंडर एज में मान ले सकते हैं, 5 से 12 साल तक की छोटी बच्ची, उनको जेनिटल म्यूटिलेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि हमारी जो रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं वो हमारे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से शो होती हैं, ये दूर होना चाहिए। आपस में हम रिलीजियस लोग हैं, कभी किसी ने शुरू किया था, हम लोगों ने सेक्ट बना लिया, सेक्ट आपस में लड़ रहे हैं। इवन सेम फैमिली पीपल, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर।
If religion is the cause which is giving all the negative energy, then it should be done away with, and you must have what is called as humanity as your religion. Thank God that you have not given religion to your computer, religion to your laptop, religion to your mobile, religion to your watch. They must have told you the technical things, the time, everything. They must have guided you in the same manner जो religious practices guide करती हैं आपको. So religion से ethics नहीं निकलती. Ethics रिलीजन के अंदर में पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग फॉर्मेट होनी चाहिए और इथिक्स के बेस पर ही हमारा रिलीजन बनना चाहिए. आज की डेट में आप ये देखिए कि हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ऐसा कोई धर्म है जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेके चलता है. मैं हर धर्म की पॉजिटिव, हर धर्म के नेगेटिव यहाँ पे छोटे छोटे एग्जांपल्स में ले सकता हूँ. क्रिश्चियनिटी के अंदर हम लोग संडे को चर्च जाते हैं जनरली, और संडे इज़ अ वर्किंग हॉलीडे ऑल्सो इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, विच इज़ कोइंसिडेंटली फॉर दोज पीपल जो कि डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करते हैं, उनको बिल्कुल परेशानी ना हो, अच्छी बात है. चर्च के बाहर उन्हें चप्पल जूते उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आजकल तो चप्पल जूते चोरी भी हो जाते हैं, ये भी एक बात है, राइट. नंगे पैर जाना, गर्मी पड़ रही है, छोटे बच्चे को गोदी में लेके चलना पड़ेगा. अब छोटे बच्चे को आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस के रूप में नहीं चलना है और चलाना है, ये गलत हो जाता है. तो वहाँ के हिसाब से तो ठीक है. देन उसके अलावा 2 या 3 त्यौहार हैं. कोई बहुत फास्टिंग वाले बड़े बड़े जो प्रैक्टिसेस होते हैं वो भी नहीं होते. तो क्रिश्चियनिटी को वो लोग प्रैक्टिकल नीड्स की तरफ लेके गए हैं या प्रैक्टिकल नीड्स से दूर लेके गए हैं. ये सोचने वाली बात है कि हम अपने बच्चों को जिन स्कूल्स में भेज रहे हैं आज की डेट में, या लाइन लगी हुई है वहाँ पे एडमिशन्स की, वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के स्कूल हैं, क्योंकि वो अपनी एजुकेशन को, अपनी प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिकल नीड, कॉस्मोपॉलिटन नीड, कॉस्मोपॉलिटन लेवल एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नॉर्म्स की तरफ लेके जा रहे हैं. इसका मतलब उनके रिलीजन में और प्रैक्टिकल नीड में जब कल के लिए आप बनना चाहते हो, किसी ऑफिस में जाते हो, ज्वाइन करते हो, वो आपको पता ही नहीं चलता कि हम कभी एक डिफरेंट वर्ल्ड में थे, वर्ल्ड ऑफ रिलीजन में थे. जबकि हम लोग आज की डेट में आर्य समाज मंदिर में भी जाना पसंद करते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर, वहाँ पर भी जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर भी एजुकेशन होती है. बट आज की डेट में हम जब अपने रिलीजन को मॉडर्न करके देखना चाहते हैं, तो हमें अपने उपनिषदों को, हमें अपने गीता को, हमें अपने रामायण को, महाभारत को बहुत क्लोजली कलेक्टिविस्टिक वे में देखना चाहिए कि इनमें क्या क्या अच्छा है वो निकाल लिया जाए, और जो ट्रेडिशनल वे में उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक था उसको छोड़ दिया जाए. और आज की डेट में एक नया प्रोटो रिलीजन, टेलर मेड रिलीजन, जिसमें सारे के सारे रिलीजन्स के पॉजिटिव्स हैं, वो कंबाइन करके हम लोग अपने लोगों को बताएं. नेगेटिव थिंग्स कैन वेट, पॉजिटिव थिंग्स आर टू बी प्रोग्रेसिवली अडॉप्टेड. दिस इज व्हाट इज टू बी द मैसेज दैट ह्यूमैनिटी can be reframed, named, labeled as XYZ religion, but it should be the combination of positives of all the aligned religion in the country. Now again I would like to say कि हमारा हिंदू धर्म बहुत पुराना था. आज की डेट में कोपिमिज्म, एस्ट्रोनिज्म, जो नए रिलीजन आते हैं जो कि अपने आप को साइंस की तरफ लेके जा रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि पहलगाम जैसी चीज़ें हमारे वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें. यदि रिलीजन है देन इट शुड बी गाइडेड इथिकली, अदरवाइज नो. यदि हम गांधी जी रिलीजन एंड एथिक्स एक दूसरे में इंट्रिकेटली कनेक्टेड हैं, इन दोनों को अलग ही नहीं किया जा सकता. लेकिन जब आप मैकाइवली या फिर दूसरे लोगों को देखते हो, इवन व्हेन यू टॉक अबाउट द प्लेटो, if you talk about the Aristotle, if you talk about Kautilya, right, if you talk about Chanakya,
they are progressively going towards the practical aspect of religion. Okay, but if you look at Gandhi ji, only that person जो कि religion और ethics को intricately connected करते हैं, और हमें थोड़ा सा उस तरफ बढ़ जाना चाहिए जो गांधी जी कह रहे हैं कि जो इथिकली करेक्ट है, जो सारे लोगों को खुश करता है, वही ठीक है. अब जेरेमी बेंथम जो यूटिलिटेरियनिज्म को निकाल के लाते हैं, उसमें बेसिकली मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है. मीन्स कुछ थोड़े से लोगों को बलिदान देना पड़ेगा या कुछ थोड़े से लोगों की तकलीफ़ों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा यदि बहुत सारे लोग खुश हैं तो. इसका मतलब हम लोग पूरे के पूरे आइडियलिस्टिक तो नहीं हैं, बट दिस इज़ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, ये हम मान सकते हैं. यहाँ तक गांधी जी से एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है कि हमें ऐसा सोचना चाहिए, एक उटोपियन वे, एक मेंटल मैप, लेकिन जो कभी पूरा का पूरा रियलाइज़ नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश वही होनी चाहिए. बट वी शुड नॉट हैव नॉर्थ कोरिया लाइक स्टेट एथिज्म कि हम लोग रिलीजन को पूरा का पूरा भूल जाएं. वी शुड नॉट बी दैट एट ऑर्थोडॉक्स दैट हमारे पहलगाम जैसी चीज़ें दोबारा हों. राइट, वी शुड नॉट बी दैट क्रूअल फॉर आवर वोमेन दैट टेम्पल एंट्री kind of episode for menstruating women is there in country like progressive country like India. So all in all, that the question that we have initially, again I am going back to it, that what if religious value or belief become contrary to the universal value, right? तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दैट रिलीजन क्या होता है. एक पर्टिकुलर पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पीपल ने वंस अपॉन अ टाइम किसी बातों को बोलना शुरू किया और फिर उसे लोग फॉलो करते हुए चले गए. वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाता है. राइट, सबसे बड़ा रिलीजन हिंदुइज़्म, सबसे बड़े नए रिलीजन कोपिमिज़म एंड एस्ट्रोनिज़म हैं, जो कि अपने आप को प्रैक्टिकल और साइंस की तरफ लेके जा रहे हैं. देन रिलीजन और एथिक्स के अंदर में यदि हमने एस्टेब्लिशमेंट देखा तो आज की डेट में 2025 में प्रोजेक्ट 2025 यूएस का देखा, जिसमें हम लोगों ने बात की कि पहला जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, जो कि फीटस जो एबॉर्टेड हैं उनके आउटर लाइन से डेवलप होता है, जिसको कुछ लोगों ने मना किया. तो जापान से हमने जो रेस्ट्रिक्शन यूएस में हुई एफडीए की, उसको रिलैक्स करके मंगवाया. दूसरा, जो हेट्रोसेक्सुअल लोग हैं, मैरिड लोग हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना है, तो इंडिविजुअल राइट टू रिलीजन सप्रेस होता है, जो कि सही बात नहीं है. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म्स में वो काउंट नहीं होगा. राइट, देन वी ऑल्सो हैव द डायमेंशन ऑफ द स्कॉलर्स, जहाँ पे हमने गांधी जी, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म की बात की कि कैसे हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट को रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिकल वर्ल्ड को हमें समझना भी ज़रूरी होगा. फिर हमने कॉस्मोपॉलिटन रिलीजियस आइडेंटिटी की बात की, जिसमें पॉजिटिव्स ऑफ ऑल द रिलीजन शुड बी देयर टुगेदर in a new world order and a new religious order wherein all people are happy. We are able to set dialogue with the other country because other country is coincidentally having the all accepted norms that what we are having here in our country. Okay, so these things we have analyzed it here and इस बुक के अंदर में ये बहुत कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी, और नोट्स आपको टेलीग्राम वाले पीडीएफ में मिल जाएंगे पूरे के पूरे, का सपना पूरा कर पाएँ. थैंक यू सो मच. जय हिंद. 2025 के बाद में नए एग्जाम्पल्स आएंगे, तो इसमें यूनिट 1 के अंदर में आज इस वीडियो में जो मैं पॉलिटिक्स और एथिक्स की बात करने वाला हूँ, यूनिट 1 में चैप्टर 1 में ये टॉपिक दिया हुआ है. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई टेल यू, बिकॉज रिलीजन एंड एथिक्स को मैंने पिछले वीडियो में देखा था, एंड जो स्पिरिट कहती है एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की जो भी थे पिछले सालों से जो आ रहे हैं, तो एक गैप है मुझे पिछले 2 साल से दिखा. तो यहाँ पर पॉलिटिक्स और एथिक्स से एक क्वेश्चन डायरेक्टली बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे. इनडायरेक्टली तो हम कहीं पर भी इसे ऐड कर सकते हैं. अब जो पॉलिटी और एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम लोग कृष्ण की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट यदा यदा ही धर्मस्य काइंड ऑफ श्लोक्स, जिसमें अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि कर्म ही धर्म होता है और युद्ध भूमि में जीतना ज़रूरी है. तो ऐसा ही ब्यूरोक्रेसी में माना जाता है. बुद्धा के मिडिल पाथ की बात होती है.
बट जब हम लोग सिंपल वर्जन से हायर वर्जन की तरफ आते हैं तो हमें क्या क्या सेंसेशनल क्वेश्चन नज़र आ रहे होते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि एज अ ब्यूरोक्रेट हमारी मैक्सिमम एज होती है? क्या पॉलिटिशियंस की भी मैक्सिमम एज होती है? आंसर इज़ नेगेटिव। मैं जैसे यहाँ पे सैटारिकली बनाता हूँ हमेशा, एक मिनिस्टर को इस तरीके का मोटे पेट का आदमी, इसके अंदर में पनीर और चिकन सब है, और जो हमारा ब्यूरोक्रेट है वो इस तरीके का टाई मैन, राइट। तो कभी इसकी मैक्सिमम एज क्यों नहीं होती? इसकी मैक्सिमम ये रिटायरमेंट एज क्यों होती है? ये जो काम करता है वो एज के बाद में वेनिंग होने लगता है। इसका जो काम काज है वो वेनिंग नहीं होता। वेनिंग से मतलब एकदम से नीचे आना। देन इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक एग्ज़ाम इसे पास करना होता है। इनकी कोई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। यदि हम कुछ स्मॉल एग्जांपल छोड़ दें राजस्थान और हरियाणा के पंचायती राज को लेकर, जहाँ पर 10th क्लास और 8th क्लास रखा गया था। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, आई रिपीट, नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, minimum formal training before inducting any person as minister, एज इफ इनको तो बचपन से जो अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु, उसने माँ के पेट में चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा था, ऐसे ही इन लोगों को माँ के पेट से ही आ जाता है सब कुछ करना। नेचुरल टैलेंट हमें पता है, ब्यूरोक्रेसी में भी कई सारे लोग आगे आते हैं, काम करते हैं, बट फिर भी नेचुरल टैलेंट को मद्देनज़र रखते हुए ही रोल दे देना ये तो नहीं होता। ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफॉर्मली हम लोगों ने इंडिया के अंदर में कई सारे एकेडमी, जैसे पुणे में हैं, वहाँ पे एकदम जैसे सेटअप पार्लियामेंट का होता है, जैसे मिनिस्टर्स आते हैं, वो सब बनाया हुआ है, बट स्टिल देर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टॉक्स अबाउट सच इम्पेरेटिव एंड मैंडेटरी प्रोविजंस। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ड्रेस कोड, जहाँ यहाँ पर आप देखो तो कुर्ता पजामा जनरली पहनते हैं। आजकल राहुल गांधी सफ़ेद कलर की टी शर्ट में आ जाते हैं। यदि मैं सोचूं कि डिस्को वाली टी शर्ट में आ जाएं पार्लियामेंट के अंदर तो क्या मैसेज जाता है? यूएस में ऑफ कोर्स व्हेन यू लुक एट द ड्रेस ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग ट्रंप, तो वहाँ पे आपको टाई एंड ब्लेज़र वगैरह मिलता है। जेलेंस्की जो यूक्रेन से आए थे, उन्होंने ड्रेस नहीं पहनी थी, तो वो बड़ा अनवेलकमिंग लगा। क्वेश्चन भी पूछा था वाइट हाउस में कि आपने ड्रेस नहीं पहनी हुई है, यू आर डिसरेस्पेक्टफुल टू दी वाइट हाउस। उन्होंने जवाब दिया था, जैसे गांधी जी ने बोला था उस टाइम पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस में, that because the Ukrainian people are facing hardship, they are not happy. The day they are happy, they are having basic need done, I will be dressing up like this, maybe better than you. ठीक है, उसने इस तरीके का जवाब दिया था। सो इट वाज अ राइट जस्टिफिकेबली गुड रीज़न। गांधी जी ने भी यही एक वेरी ऑर्नामेंटल ड्रेस में जो किंग थे, उनको ये बात बोली थी कि जब इंडिया के सारे लोगों को ड्रेस मिनिमम मिल जाएगी, जिससे उनका गर्मी और जाड़ा जो भी चीज़ें हैं बच सकें, उस दिन मैं ऊपर अपर लेवल पे पहनूंगा। और वो ठंड का समय, जब सब लोग सुकड़ रहे थे ठंड में, गांधी जी के बदन पे कपड़े नहीं थे, केवल वो लंगोटी में अपने चलते थे और स्टिच्ड क्लोथ नहीं पहनते थे, बुने हुए क्लोथ पहनते थे। इसलिए गांधी जी टोपी भी नहीं पहनते थे, क्योंकि टोपी में स्टिचिंग होती है, और जो सुई है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक प्रतीक है। आपको बस जस्ट याद दिलाने के लिए हिस्ट्री का एक कनेक्शन। नाउ जब हम लोग इसी चीज़ को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में लेके जाते हैं कि इन सब चीज़ों के ना होने के बावजूद भी कुछ एक्सेप्शनली पर्सनैलिटीज़ नज़र आती हैं जिनके बारे में हम अपने एग्ज़ाम में अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। आंसर इज़ यस। दो यू टॉक अबाउट इंडेक्स, जो कि बहुत अच्छे लीडर्स हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आता है, उसके अंदर में अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम आता है जो अभी इलेक्शन हार गए। लेकिन फिर भी इथिक्स एक ऐसी चीज़ है जो, जैसे नरेंद्र मोदी को आप कंपेयर करना चाहो अटल बिहारी वाजपेयी जी से, राइट। नाउ अटल बिहारी वाजपेयी जी से नरेंद्र मोदी जी को कंपेयर करना, जब उनकी कोर वैल्यूज़ को लेके है तो नरेंद्र मोदी थोड़े हल्के पड़ जाएंगे। लेकिन जब उनकी इन्फ्लुएंशियल पावर की बात है, आज की डेट में जिस तरीके से डंका बज रहा है वर्ल्ड में इंडिया का, ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी अपनी एज को लेके या अपने मेंटल स्ट्रेंथ को लेके आगे आ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक वैल्यूफुलनेस की बात है,
अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छे आएंगे। इसी में यदि मैं एक कनेक्शन और ले लूँ लाल बहादुर शास्त्री जी का, नाउ लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने सारे लोग फीके हो जाते हैं। वाई? 1956 के अंदर में जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे एज अ रेलवे मिनिस्टर से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि कोई रेल एक्सीडेंट हुआ था, एज इफ रेल वही चला रहे थे एज अ पायलट। ऐसा इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया, जो कि मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज कई सारी रेल चल रही हैं। तो कुल मिला के सवाल ये उठता है कि ये जो राजनीति है, क्या ये इथिक्स के बिना एग्जिस्ट कर सकती है या इथिक्स के साथ में एग्जिस्ट करती है, या इथिक्स से ही राजनीति चलाई जा सकती है कि पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये दोनों में एक तालमेल अच्छा खासा बैठालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही एक बेसिकली आग का दरिया है जिससे हमें डूब के जाना है। तो कुछ वर्ल्ड की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। जैसे वैक्लेव हैवेल, चेक रिपब्लिक के अंदर में इनका नाम बड़ा अच्छा आता है, जो कि लोगों के लिए, अच्छी वैल्यूज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ न करना, इन सब चीज़ों के लिए एग्जिस्ट करते हैं। पर्सनैलिटीज़ के अंदर में कुछ बातें ना पेरेनियल होती हैं। एक, आप मेंटली कितना स्ट्रांग है कि कोई आपको झुका ना पाए, सिचुएशन को मिला के कोई भी आपको झुका ना पाए, राइट। दूसरा, आप इतने टैलेंटेड हैं कि अपना काम करके ही वापस आएँ, राइट। इतना टैलेंट होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, आप डगमगाए नहीं या फिर इथिकल डिलेमा में ना आए, और जो डिलेमा वाली सिचुएशंस हैं उसमें आप बहुत इथिकली रूप में बाहर निकल के आए, जस्टिफिकेशन के साथ में। सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी पर्सनैलिटी टू बी अ गुड पॉलिटिशियन, टू बी अ गुड पर्सन, राइट। नाउ वैक्लेव हैवेल चेक रिपब्लिक के अंदर में है। इसका डिटेल आपको पूरा का पूरा फ़ोटो के साथ में हमारा जो PDF डॉक्यूमेंट होगा, हाथ से लिखा हुआ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा लिखा होगा। नाउ वैक्लेव बेसिकली हैवेल इज़ नॉट ओनली वन पर्सन, जेसिंडा आर्डन इज़ अनदर पर्सन जो कि लोगों के लिए रिज़ाइन कर देते हैं। जैसे उनका कोई अंदर से ईगो नहीं है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने रिज़ाइन किया, वैसे इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया, राइट। कहाँ गए हमारे LBS, राइट, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। नाउ थर्ड पर्सन क्लाउडिया शेनबम, राइट। ये बेसिकली मैक्सिको के अंदर में प्रेसिडेंट हैं और 2024 में इलेक्टेड हुए हैं। इन्होंने अच्छा खासा छाप छोड़ा है। एक पर्सनैलिटी के अंदर में ट्रांसपेरेंसी, स्टेटमेंटशिप जो होती है वो कैसे तालमेल करके बैठती है। नाउ दिस पर्सनैलिटी इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ इट। दिस पर्सनैलिटी विल बी कमिंग इन दिस लेक्चर अहेड, बट मैं इनके बारे में पूरी बात करने से पहले कुछ यहाँ पर हमारे जो फिलोसोफर्स डायमेंशन है वो उसे लेने की कोशिश करूँगा। गाइज, एक चीज़ छोटी सी समझने वाली है कि यदि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स को हम लोग L और B के रूप में लेके देखें, LBH होता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तो ये एक फ्लूइड डायनेमिक्स में हमें चीज़ नज़र आती है कि जहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है वहाँ एथिक्स थोड़ा सा बैक सीट ले जाती है, और जहाँ पे एथिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं वहाँ पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, दैट राम राज इज़ अ पॉलिटिकल स्टेट और इट इज़ अ मोनार्कियल सेटअप, और इट इज़ अ थियोक्रेसी, मतलब जो धर्म से संबंधित है, या फिर क्या है ये सिस्टम, राइट। व्हाट सिस्टम इज़ दिस? नाउ राम राज आज की डेट में हम लोग DPSP में देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में जो है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। तो ये जो वेलफेयर स्टेट आज की जो है वो राम राज में हमें दिखाई देती है, जो कि एक मोनार्की थी, जो कि एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। इसका मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो पॉलिटिकल सिस्टम की हो सकती हैं वो एक थियोक्रेसी की भी हो सकती हैं, वो एरिस्टोक्रेसी की भी हो सकती हैं, राइट। फेबियनिज्म में भी वो चीज़ आ सकती है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेट में भी वो चीज़ आ सकती है, और जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, इलेक्शन नहीं होता, राजा भी नहीं है, वहाँ पर भी ये चीज़
एग्जिस्ट कर सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन हु इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन इज़ बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग वन पर्सनैलिटी। इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, जैसे हम लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिचुएशन को लेके ऊपर नीचे हो जाती हैं। नाउ जब मैं पॉलिटिक्स और एथिक्स को लेके बात करता हूँ यदि स्कॉलर्स को, तो सबसे पहले मुझे नाम नज़र आता है एरिस्टोटल का, मुझे नाम नज़र आता है प्लेटो का, राइट। मुझे नाम नज़र आता है कैंट का। मुझे एक किताब नज़र आती है जिसका नाम है दी प्रिंस, जो मैकियावेली ने लिखी थी। एरिस्टोटल ये कहते हैं कि आइडियलिज्म एंड प्रैक्टिकलिज्म इसमें आपको बैलेंस बैठाना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब एथिक्स एंड पॉलिटी में बहुत आपको बैलेंस रखना है, जिससे कि आपकी जो पॉलिटिक्स बने वो बने वर्च्यू पॉलिटिक्स। हिज फेवरेट defining word was virtue, and Gandhiji, coming close to Aristotelian thought, was saying that politics minus ethics is a sin. Out of 7 sins he talked about, and 7 sins को लेके 2015 and 16 में क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो पॉलिटिक्स के अंदर से यदि आपने एथिक्स हटा दी तो ऐसा समझो कि बॉडी के अंदर से उसकी सोल चली गई, नहीं पॉसिबल है। जब हम लोग प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो टॉक्स अबाउट अ फिलोसोफर किंग। नाउ दिस फिलोसोफर किंग इन टर्म्स ऑफ प्लेटो, इन्होंने रिपब्लिक की बात की थी, the republic. He is saying that either the philosopher should become the king, because जो रूलर होता है उसको विजडम और नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज कैसे आएगी? एजुकेशन, क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग मिली हो या अनुभव हो पूरा का पूरा ज़िंदगी का। या फिर जो किंग है शुड बिकम फिलोसोफर। फिलोसोफर वैसा ही जो युधिष्ठिर थे और यक्ष के सारे सवालों का जवाब देके उन्हें खुश भी कर दिया था अपने भाइयों को, सारे के सारे भाइयों को दोबारा जिंदा करने के लिए। तो किंग या तो वो फिलोसोफर बन जाए या फिर फिलोसोफर जो है वो किंग बने। प्लेटो ने इस चीज़ की बात की। हालांकि ये दोनों बेसिकली सॉक्रेट के बेसिकली डिसाइपल थे, लेकिन दोनों के पर्सनैलिटीज़ में और सोच में बड़ा सारा अंतर था। इन दोनों से स्टार्कली डिफरेंट होते हुए दी प्रिंस लिखी गई मैकियावेली ने। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स यदि आपको स्टेट को मेंटेन करना है तो उसके अंदर में सबसे पहली बात नॉन एथिकल थिंग एंड अनएथिकल थिंग अवॉइडेबल है। नॉन एथिकल थिंग से मतलब ये होती है कि वो एथिकल नहीं है, वो अनएथिकल भी नहीं है, राइट, न्यूट्रल है। एंड ही इज़ नॉट रूलिंग आउट द अनएथिकल activities to maintain a political state, a political system. Now it brought a lot of controversy कि ये कैसे पॉसिबल है। ये ऐसे पॉसिबल है कि भाई ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हमें बचपन से सिखाया गया हमारे पर्सनल रिलेशन को लेके। लेकिन जब हम लोग ब्यूरोक्रेसी में आते हैं या पॉलिटिक्स में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि द डिप्लोमेसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आज पहलगाम को लेके इतना कुछ चल रहा है, 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ जिसमें 26 लोग मर गए। कोइंसिडेंस की बात यह है कि इससे पहले जो बलूचिस्तान और वहाँ पर जो ट्रेन जा रही थी वहाँ पर भी 26 लोग ही मरे थे। इन 26 लोगों में कोई भी लेडीज़, कोई भी बच्चा नहीं था। सबको सेग्रीगेट करके केवल और केवल मेल को मारा गया है, वो भी उनका रिलीजन पूछ के। Isn't a retaliation? You need to just have a look at it. आज के हिंदू के एडिटोरियल में या कल का में ये बड़ा अच्छा
फुल फ्लेजेड बड़ा वाला जो एडिटोरियल होता है ये आया था, इसको मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसी में ये बात दी हुई है। एंड इसी के मेरे को याद आया कि एडिटोरियल स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए मैंने एक करंट अफेयर्स का भी अलग से डिज़ाइन किया हुआ है। जब आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर रखा है, क्योंकि मई में अप्रैल में सब रिवीजन मोड में होते हैं, मई में तो कोई न्यूज़पेपर को नहीं देखेगा, अप्रैल में भी नहीं देखेगा। करंट अफेयर्स भी वो लोग ये सोच के छोड़ देते हैं क्योंकि वो प्रिंट हो चुका है पेपर, तो अब करंट अफेयर्स क्या देखना है। लेकिन ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 महीने के 60 न्यूज़पेपर लगातार पढ़ना वो बड़ा मुश्किल है। मैगजीन भी पढ़ के आदमी थक जाएगा, ऑप्शनल, एथिक्स ऐसे को देखेगा या करंट अफेयर्स को पढ़ेगा। तो हम लोगों ने इस तरीके का, जो हमें पता है कि 75 डेज़ में क्या क्या मुश्किलें होती हैं, तो इसको एक स्पून फीडिंग के रूप में क्वेश्चंस बनाया, उसका आंसर वही एडिटोरियल का स्टफ है लेकिन प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में और क्लासरूम फॉर्मेट में आपको बता दिया, याद हो गया, मेमोरी अच्छी हो गई, लिखा है जाके, नंबर अच्छे आ गए। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव है। एनीवे, सो ये एक ट्रायंगुलर बनता है पॉलिटिक्स और एथिक्स को लेकर तालमेल करके बैठाने का। लेकिन व्हेन वी नीड टू डिस्कस दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, क्या ये क्रॉस पर्पस में है या फिर ये एक ही यूनिडायरेक्शनल है। यदि मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे दोबारा आ जाऊं जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, कि जो एक मोटे पेट का आदमी है और एक जो टाईमैन है, जो ब्यूरोक्रेट है और जो डेमोक्रेट है, क्या इनकी मैक्सिमम एज के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात हुई है? और नहीं हुई तो होनी चाहिए कि मैक्सिमम एज के ऊपर रोक लगाई जाए। यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट रूल ऑफ 75 was introduced by मोदी गवर्नमेंट इन हिज पार्टी। बीजेपी का नाम हम लोग आंसर्स में नहीं लिखेंगे, बट रूल ऑफ 75 वी कैन मेंशन इन वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ पे 75 का होने पे आपको मिनिस्ट्रियलशिप छोड़ देनी है। और इसके चलते आनंदीबेन पटेल ने गुजरात चीफ मिनिस्टर से रिज़ाइन कर दिया व्हेन शी वाज 74, राइट। एक नजमा हप्तुल्ला जी हैं, वो 76 की थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई जब ब्यूरोक्रेट रिज़ाइन करके चला जाता है, आप NHRC में देखो कि सबसे मैक्सिमम एज 70 ईयर्स है, वहाँ पे 65 से 70 ईयर। NHRC का जो चीफ होता है, जो चेयरमैन होता है, वो बेसिकली रिटायर्ड CGI ही होता है। 65 पे रिटायर हुए, 70 तक हो गया। उसके अलावा दूसरी जगह और कोई ऐसी नहीं है जहाँ पे मैक्सिमम एज एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आती हो। तो क्या ऐसा इनमें भाई ऐसा होता है कि इनकी काम आसान है जो 75 से ऊपर हो सकते हैं? नहीं हो सकता। देन क्या फॉर्मल ट्रेनिंग किसी मिनिस्टर की या मिनिस्टर की होनी चाहिए? कुछ दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे इसी रूल की मैं बात करूँ तो सैन मैरिनो, आप इसे मेंशन कर सकते हैं। उन्होंने 2016 में सैन मैरिनो एज अ कंट्री discussed amendment to the constitution to have the maximum age for the ministers, right? So this is coming with the rule of 75 which is there in India. ऐसे ही when we talk about the formal training in some of the European countries is possible but not in India. इंडिया में बस यही माना जाता है कि जो इनफॉर्मल ट्रेनिंग मिल रही होती है लीडर ऑफ अपोजिशन को और उसके शैडो कैबिनेट को, वो इसलिए कि कल के लिए वो पावर में आएंगे तो वो सब कुछ सीख पाएँ जो आज के मिनिस्टर कर रहे हैं। सो इट इज़ एन इनडायरेक्ट ट्रेनिंग मेथड विच मे बी कॉल्ड एज ऑन जॉब ट्रेनिंग, राइट। बट देर आर मैनी ट्रेनिंग मेथड लाइक वेस्टिब्यूल, इन सर्विस ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, राइट। तो ऐसा कुछ मिनिस्टर्स के लिए भी टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के लिए होता है, राइट, बिकॉज दे आर करियर ऑफिशियल्स। यहाँ पे मान लीजिए 5 साल की भी यदि टर्म है मिनिमम, तो 1 महीना जब मिनिस्टर आप बनते हैं या उससे कम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप ट्रेनिंग में फॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से
एटलीस्ट वैल्यूज़ को सीखने के लिए लगा दें, बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखने के लिए लगा दें, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है. द काइंड ऑफ डेकोरम ऑफ पार्लियामेंट इज़ गोइंग डाउन. आई एम सरप्राइजफुल आफ्टर द अराइवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि हम लोगों का बिहेवियर कहाँ जाने वाला है, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना. और बेसिकली जब हम लोग आज की डेट में पॉलिटिशियंस को देखते हैं तो जो गरीब लोग हैं वो क्या क्या समझते होंगे, बड़ा खून भी खौलता है इस चीज़ को देखते. वो लोग तो एक ही बात कहते हैं, बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो. जो रहने वाली जगह होती है उनकी बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज़ उठाओ तो जाने. राइट, ये बहुत मीनिंगफुल चीज़ होती है. और आज की डेट में तो आप देखो कि कल के लिए पार्लियामेंट रात रात तक बैठ के बातें करती थी और आज प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है, प्री मैच्योर एडजनमेंट हो जाता है, एडजनमेंट साइनेडाई हो जाता है, पंडेमोनियम हो जाता है, लोग चले जाते हैं, माइक तोड़ देना, स्याही फेंक देना, फर्नीचर उखाड़ देना, ये बहुत आम बात बन चुकी है पॉलिटिशियंस के लिए. तो कल सियासत में भी मोहब्बत हुआ करती थी, आज मोहब्बत में भी सियासत होती है. सियासत मतलब पॉलिटिक्स, ये सबसे बड़ी बात है. और कई सारे जो हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, है ना, नाम क्या ही लूँ मैं, उनके ऊपर शिवसेना इतने बड़े बड़े चार्जेस लगा देती है. कोर्ट उन्हें थोड़ा सा आके बचाता है कि भाई आर्टिकल 19(1)(a) की तो आप स्पिरिट थोड़ी सी मेंटेन रखो. आर्टिकल 19(1)(a) से हमारा न्यूज़पेपर भी निकलता है जिसको सप्रेस कर दिया जाता है. तो बरेलवी साहब की बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने एक बात कही है कि बन के एक हादसा बाज़ार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाज़ार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो भी अखबार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो भी अखबार में आ जाएगा. चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्के जो होते हैं ना, चोरी करने वाले, चोर उचक्कों की करो कद्र कि मालूम नहीं कब कौन सी सरकार में आ जाएगा. इसी से आपको याद आता होगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स टॉपिक. जहाँ पे जो रूल ब्रेकर है वो क्या बन जाता है, रूल मेकर. तो पॉलिटिक्स और एथिक्स की यही से एक बातें हैं कि हमें कंट्री का करप्शन इंडेक्स में प्लेस देखना ज़रूरी है. राइट. दूसरा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितनी वुमेन की सीट्स हैं पार्लियामेंटेरियन के रूप में, वो हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. राइट. देन उसके अलावा हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पे स्कैम्स और स्कैंडल्स के नंबर टोटल वॉल्यूम में कितने हुए हैं, हमारे आरटीआई की कितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं, हमारे यहाँ पे यदि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उसमें कितनी ज़्यादा सेंसेशनल चीज़ें पॉलिटिक्स को लेके नज़र आ रही हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई किया. ये हम नहीं मान सकते हैं कि इतना एनोनिमिटी कि जिसने ख़रीदा है वो बॉन्ड वही लोगों को नहीं बताया जा सकता. ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा आज की डेट में. इसके अलावा एक स्पाईवेयर का केस चल रहा है जिसका नाम है पेगासस. यदि मैं इसे सही लिख पाया हूँ तो ये जो पेगासस है ये इज़राइल का वो स्पाई सॉफ्टवेयर है जो केवल और केवल एक स्टेट खरीद सकती है, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता. और ये स्पाईवेयर जो है पेगासस नाम का, ये किसी के भी मोबाइल कम्युनिकेशन को, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को स्नूप कर सकता है, चाहे वो जज है, मिनिस्टर है, कोई भी है. तो जज साहब पूछ रहे हैं कि आपने किस किस के लिए अप्लाई किया है एज अ इंडियन स्टेट, आप बताइए. अटॉर्नी जनरल घुमा रहे हैं जजेस को, अभी वो केस रनिंग में है. तो ये भी हमें 2025 के मेंस का स्टफ़ यूज़ करना पड़ेगा. मैंने तो सारी की सारी क्लिप का एक फ़ाइल बना ली है PDF की. मैं कभी एक डेमो क्लास ज़रूर अपलोड करूँगा तो दिखाऊँगा कि किस तरीके से नया कंटेंट एथिक्स के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं.
So this is how the thing is. Now, if I need to sum up this politics and ethics, छोटा सा था, तो we need to talk about some of the global personalities. We need to talk about the philosopher dimensions. We need to have the connection between the global personalities of today with the Indian personalities, known personalities like वाजपेयी जी हैं, या फिर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, या आज की डेट में इवन मोदी जी भी हैं. तो उन सब की जो बातें हैं वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. देन वी नीड टू डिस्कस सम ऑफ द केस स्टडीज़ connected to the scams, connected to the court cases, right? And then we need to talk about the sensational question that why can't we have the constitutional provision for the maximum age, for the formal training, for the kind of right to recall that India is not having for the people who are not performing well. It has to be introduced, right? Right to recall हमने मध्य प्रदेश में केवल पंचायती स्तर पर उसे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जबकि ये नेशनल लेवल पे होना चाहिए. क्यों नहीं लाया हमने? हम आज की डेट में स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की बात क्यों नहीं करते हैं, जिससे कि सारा का सारा जो फंडिंग का जो सोर्स है वो ही ख़त्म हो जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए. करप्शन ख़त्म होगा, पॉलिटिक्स के अंदर एथिक्स आ ही जाएगी. तो ये सब चीज़ें हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा पर्सनल लाइफ में करप्शन को ख़त्म करना है, एथिक्स आनी है, उसी पर्सनल लाइफ से पॉलिटिशियन बनने हैं. तो डॉरी को लेना देना कितना ख़तरनाक होता है, हम क्यों नहीं कर सकते? प्रॉपर्टीज़ के राइट्स को या प्रॉपर्टीज़ के रेट को हम क्यों नहीं कम कर सकते? क्योंकि आदमी लालच में कि भाई उसने ख़रीद लिया डुप्लेक्स बंगला वगैरह, ये सब 100 करोड़ का 50 करोड़ का मैं भी खरीदूँगा, तो करप्शन के बिना पॉसिबल ही नहीं है ये. तो वी हैव टू मेंशन एवरीथिंग. एंड हमने अपने टेलीग्राम चैनल में इस कंटेंट का पीडीएफ पूरा का पूरा एक आंसर के फॉर्मेट में, एक रीडेबल डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में डाला हुआ है. आप उसे पढ़ सकते हैं. लेक्चर को सुन के मेमोरी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, रिट्रीवल अच्छा हो जाएगा. अगेन ऑब्जेक्टिव वही है, नंबर अच्छे आएंगे. तो आज के लिए ये छोटा सा टॉपिक था. ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक होंगे. बनाने का रीज़न छोटा है इसलिए ये है कि आपके पास बहुत सारा पढ़ने को होगा 75 डेज़ में, बट सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है और सब कुछ एक बैलेंस्ड वे में पढ़ना है. टाइम भी ज़्यादा ना जाए और आपको कंसोलिडेटेड वे में चीज़ें मिल जाए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स. एंड बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स के अंदर में रिलीजन का भी डायमेंशन आएगा, जो हमने एक अलग से टॉपिक लिया है. ये आपका ग्रे मैटर है कि क्या आप पॉलिटिक्स, एथिक्स और रिलीजन को कैसे कनेक्ट करके लेके आते हो, राइट? धर्म से राजनीति निकलती है और राजनीति में एथिक्स कनेक्ट होती है या नहीं, ये आपको देखने वाली बात है. आज वेटिकन सिटी के अंदर में पोप चले गए, ख़त्म हो गए, सारे के सारे वर्ल्ड के प्रीमियर वहाँ पे जाते हैं विद सारे अपने सेवा मतलब अच्छे भाव से. तो एक वेटिकन सिटी जो एक थियोक्रेसी की तरह काम करती है, जो कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं. तो क्या हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रख सकते हैं? क्या पॉलिटिक्स आर्टिकल 326 बैलेट बॉक्स से निकलती है या फिर वो 25 से कनेक्ट होती है? यू हैव टू लुक एट इट. आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वाई 25 ओनली? आर्टिकल 25 to 28 एंड जो हमारे इलेक्शन के प्रोविज़न है आर्टिकल 324 to 329, राइट? सो रिलीजन एंड इलेक्शन, क्या इन दोनों का कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है. इसीलिए तो हम लोग कास्ट सेंसस की बात आज की डेट में कर रहे हैं. तो देयर आर एन नंबर ऑफ कंटेंट दैट वी कैन कनेक्ट. वो तो हम एक क्लास में जब हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन आके मुझे और मोटिवेशन आता है, तो फिर और भी अच्छा खासा मज़ा आता है. हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं एज द डिमांड कम. बट फॉर नाउ आज का हम लोग ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं. सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो और इन द क्लास. टिल देन बाय बाय, जय हिंद, हैप्पी प्रीलिम्स लर्निंग. सब कुछ अच्छा होगा. ठीक है, बाय.